देश की नई संसद का कल औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज संसद की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जो नई संसद की भव्यता और आधुनिकता को दिखा रही हैं। नई संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का डिजाइन एक जैसा ही रखा गया है, सिर्फ रंग अलग अलग है। नए संसद भवन में इंटीरियर और लाइटिंग का भव्य इंतजाम है। नई लोकसभा में धम्म चक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बैठेंगे। नए संसद भवन में 3 नए द्वार हैं। इनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। संसद की इस नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। हर सांसद की सीट के आगे स्क्रीन लगाई गई है। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, डाइनिंग हॉल और एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। दोनों सदन में सांसद वोटिंग के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। विपक्ष लगातार नए संसद भवन पर सवाल उठा रहा है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूछा है कि नई संसद की जरूरत क्या थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी को इतिहास बदलना है, इसलिए हर चीज बदल रहे हैं। बिहार के सीएम ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा। वहीं नई संसद पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नई संसद से अधिक जरूरी है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाया और निभाया जाए। लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना अच्छी बात नहीं है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे विपक्ष से बीजेपी ने पूछा है कि वो मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आपत्ति का जवाब दिया और पूछा कि आजाद भारत में एक नई संसद भारतीयों के हाथों क्यों नहीं बननी चाहिए। इसके पीछे आलोचना नहीं है, इसके पीछे भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिढ़ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो काम कांग्रेस सरकारों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया और इसी बात से कांग्रेस परेशान है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपी का नाम लेकर आंदोलन करने वाले आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। जो लोग आपातकाल से अपने को मानते कि मैं उस आपातकाल का सेनानी रहा हूं और आज वो कांग्रेस के पल्लू से खेल रहे हैं, उनके पल्लू में अपने आंचल की छाह में अपना राजनीति सेंक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी विरोध के नाम पर इतना विरोध ना हो कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नए संसद भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है और दूसरी पार्टियों को इसे सकारात्मक रूप से देखने की अपील की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बयान पर भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार के इतिहास की चिंता करें जो भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते अब संस्थानों का विरोध करना शुरू कर दिया गया है। अगर इतना ही आपको बहिष्कार करना है तो भैया पूर्ण बहिष्कार कीजिए ना। तमाम अपने पार्टी के सांसदों को बोलिए कि सब इस्तीफा दें। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी से इतनी नफरत नीतीश के साथ साथ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नफरत की आग में किसी भी व्यक्ति को अपने आप को इतना नहीं झुलसा लेना चाहिए कि वो भस्म हो जाए। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर के बहिष्कार का मतलब है लोकतंत्र का अपमान। देश की जनता कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि जो बिहार विधानसभा बिहार में है, नया एक्सटेंशन जो उन्होंने बनाया उसकी क्या जरूरत थी। उन्होंने बनाया ना जी, और बनाया, और उसमें जहां तक मुझको जानकारी है कि दलित ही वहां के महामहिम राज्यपाल थे।
इन्होंने क्यों नहीं महामहिम राज्यपाल से उसका उद्घाटन करा। पशुपति पारस ने कहा कि मोदी सरकार के कामों का विरोध करना विपक्ष का एक सूत्रीय एजेंडा है। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष ने चाहे जो भी विवाद पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया को रासा रही है। 4 मंजिला नए संसद भवन को बनाने के लिए देश भर से सामान मंगवाया गया था। बताया गया कि नए संसद भवन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्ट वर्क बनाए गए हैं, जिसके लिए राजस्थान के राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क्स लगाए गए। केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया था। नए संसद भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगवाई गई, जबकि इसके निर्माण में राजस्थान के सरमथुरा का सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया। नए संसद भवन के फ्लोर पर मिर्जापुर की कालीन लगाई गई है, तो अगरतला से मंगाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई है। इसके अलावा अशोक प्रतीक महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से मंगवाए गए हैं और संसद भवन में लगा अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया गया। इनके अलावा नए संसद भवन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात का सामान भी इस्तेमाल किया गया है, यानी इस जगह पूरे देश के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। नए संसद का विपक्ष के कई पार्टियों के साथ कांग्रेस विरोध तो कर रही है, लेकिन उसके विरोध का आधार बार बार बदलता रहा है। एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विरोध के चिर परिचित अंदाज में सामने आए और कभी नए संसद भवन के औचित्य पर सवाल उठा चुके दल के इस नेता ने अब इसके उद्घाटन के बहिष्कार को लेकर दूसरे कुछ नेताओं की तरह अपने आरोप दोहरा दिए। मोदी जी अपना ही चेहरा पूरे उद्घाटन में दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस की ही तरह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इस मुद्दे पर जब अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का रुख पूछा गया तो उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। हमारी जो पार्टी का निर्णय है हम उसके साथ हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वाली पार्टियों से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूछा कि नए संसद भवन का विरोध करने वाली पार्टियों के नेता क्या कभी भी नई संसद में नहीं जाएंगे। उन्होंने लिखा कि नए संसद भवन का जो सांसद और पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं, वो बहिष्कार स्थायी है या अस्थायी। क्या अब वे कभी भी इस नए संसद भवन में नहीं आएंगे और इसलिए संसद भवन में आने के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन से जिन्हें समस्या हो रही है उनका इलाज जनता करेगी। ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो इनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी सब पर भारी हैं, इसलिए डरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर विरोध कर रहा है। बीजेपी ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर विपक्ष पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। ये विरोध देश की संसद का नहीं बल्कि लोकतंत्र के मंदिर का है। इसके साथ ही बीजेपी ने बहिष्कार गैंग से सवाल किया है कि क्या वो नई संसद में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं आना चाहते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता छिन जाने से कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी बौखलाए हुए हैं। इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हो कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ पर सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपील की है कि जिन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। नई संसद के उद्घाटन के विरोध के बीच पूर्व नौकरशाहों ने खुला खत लिखकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि ये तेवर अलोकतांत्रिक है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का अवसर है। 88 रिटायर्ड नौकरशाह, 100 प्रतिष्ठित नागरिक और 82 अकादमिक जगत के लोगों ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विपक्ष के खोखले दावे और बेबुनियाद तर्क समझ से परे हैं। देश के 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके आधार पर समारोह का बहिष्कार करने वाले लोग खुलेआम लोकतंत्र की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने भी अपील की है कि सभी सांसदों को नए संसद भवन के निर्माण का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। जो लोग तुमने खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष को बाइकआउट करने के बजाय बधाई देनी चाहिए।
पीएम मोदी की अपील के बाद #MyParliament MyPride पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने भी नई संसद की खूबियों का बखान करते हुए ट्वीट किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आज भी #MyParliament MyPride का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कई लोग #MyParliament MyPride पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ट्वीट करने वाले कह रहे हैं कि नई संसद लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। इसके साथ ही #MyParliament MyPride का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि नए संसद भवन की अद्भुत झलकियों को देख पूरा देश हर्षित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट को पीएम मोदी ने रिट्वीट किया और लिखा कि लोकतंत्र का मंदिर भारत के विकास पथ को मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता के कारण रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन बना, इस पर मुझे गर्व है। नए संसद भवन का कल उद्घाटन होना है। उससे पहले दिल्ली पुलिस काफी सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जा सकते हैं। इसी के बाद नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है। करीब 70 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही एसीपी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान 24 घंटे नए संसद भवन के आसपास नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए भी इलाके में निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी को सेंगोल यानी सुनहरा राजदंड सौंपने के लिए चेन्नई से संत दिल्ली पहुंच गए हैं। ये संत चेन्नई के शैव मठ अधीनम से ताल्लुक रखते हैं। 21 संतों का समूह आज चेन्नई से दिल्ली पहुंचा। शैव संत कल नई संसद के उद्घाटन में शामिल होंगे और पीएम मोदी को सेंगोल सौंपेंगे। तमिल परंपरा के साथ संसद में सेंगोल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के मलई मंदिर में तमिल रीति रिवाज के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। सब प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे, होम मिनिस्टर को मिलेंगे, ये हैंड ओवर करेंगे। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान हैं। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि 1947 में आजादी के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को यह सौंपा था। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। इसके कोई ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश से सच छुपाने का आरोप लगाया है। Is it that their appeasement started then, that they were ashamed of a deep cultural ritual that is so meaningful to the south of India? राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सेंगोल को कांग्रेस ने सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक का लेबल दिया था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता और फितरत ये बन चुकी है कि वो हर अच्छे काम में बाधा डालने की कोशिश करती है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बनने से लेकर उसमें नेशनल एम्बलम लगने से लेकर आज सेंगोल तक और उसके अनावरण तक हर जगह पर उन्होंने विरोध किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि विरोध करने के लिए कांग्रेस बेतुके तर्क दे रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए भड़काऊ बयान देने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति पर विवादास्पद बयान दिया। ये बयान नए संसद भवन के उद्घाटन पर अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए दिया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को बांटना और माहौल खराब करना है। ये कहा है कि सरकार द्वारा उनको उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो आदिवासी है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को बांटना, लोगों को बांटने की बात करना या लोगों को भड़काना, ये कानूनन जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने आज शांतिवन जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें शांतिवन पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कर्नाटक सरकार में आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। सीएम सिद्धरमैया ने अपनी कैबिनेट में 24 नए विधायकों को जगह दी। इससे पहले 20 मई को कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के लिए आज की सुबह मुश्किलों भरी रही। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश से उनका टेंट उखड़ गया, साथ ही उनके गद्दे भी भीग गए। रेसलर्स साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने ये वीडियो शेयर किया। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने एमपी के जबलपुर में छापेमारी की। एनआईए आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें 100 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई। विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका पर आधारित ये बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। दिन भर चली बैठक के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, उनमें 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने, एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास जैसे विषय शामिल हैं। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लिए एक रोड मैप बनाने पर विचार किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करेंगे। नीति आयोग की बैठक में बीजेपी के शासन वाले सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। कांग्रेस शासित कई राज्यों के सीएम भी इस बैठक में पहुंचे, लेकिन विपक्ष के 10 मुख्यमंत्री बैठक से नदारद रहे। हालांकि सभी ने गैर हाजिर रहने का अलग अलग कारण बताया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देकर मीटिंग से किनारा कर लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसलिए मीटिंग में नहीं जा पाएंगे। ने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते, लेकिन चूंकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। नीतीश ने कहा कि उन्होंने बिहार की तरफ से डेलीगेशन भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में लाए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए बैठक में न जाने का फैसला लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक का बहिष्कार किया तो आम आदमी पार्टी की ही पंजाब सरकार भी उनके ही नक्शे कदम पर चलती दिखी। हालांकि भगवंत मान सरकार ने बैठक से गैर हाजिर रहने का अलग कारण बताया। पंजाब सरकार में मंत्री लालचंद कटारूचक ने पिछली बैठक में पेश की गई अपनी मांगों और शिकायतों की फेहरिस्त गिनाते हुए बैठक में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। जो पिछली मीटिंग में उठाए गए जो एजेंडे थे, सवाल थे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना, उनको हल नहीं करना, तो मीटिंग में जाने का कोई उचित नहीं रहता है। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि जिस वक्त दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान एक मीटिंग में व्यस्त रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सिंगापुर और जापान के दौरे पर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मीटिंग से किनारा कर लिया। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति का कोई खास कारण नहीं बताया। नीति आयोग की बैठक से विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों के किनारा करने को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाता है, लेकिन खुद नीति आयोग की बैठक को गंभीरता से नहीं लेता, जिसमें देश के विकास का रोड मैप तैयार किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल मोदी विरोध में आम जनता के हितों की भी अनदेखी कर रहे हैं। आपके लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध करने का बहुत अवसर मिलेगा, आप जाइए विरोध करिए, लेकिन अपने प्रदेश की जनता का अहित क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो चुनाव में लगभग 1 साल देरी है ना, लड़िएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बैठक में आम जनता से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष को इनसे कोई सरोकार नहीं है। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है, जिसमें 100 विषय पर चर्चा होने वाली है और इन चर्चाओं से फायदा होता है, तो उसमें भी इस तरह करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत जन विरोधी है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें शेयर की हैं। राम मंदिर के भूतल निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है, वहीं साथ साथ खंभे लगाने का काम जारी है।
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने विपक्ष को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि नई संसद का बहिष्कार ठीक नहीं है और विपक्षी पार्टियों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बीती रात सीएम योगी के आवास और राजभवन के ऊपर एक संदिग्ध ड्रोन को उड़ता देखा गया। मामले को लेकर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। बिश्नोई पर आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। कर्नाटक में सरकार बनने के 7 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें जाति और समुदाय के समीकरणों का ध्यान रखा गया। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में 24 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसके बाद अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कुल 34 मंत्री हो गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और जो विभाग किसी अन्य को नहीं दिए गए उनका प्रभार अपने पास रखा है। जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को इरिगेशन, बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है और गृह मंत्रालय का जिम्मा डॉक्टर जी परमेश्वर को सौंपा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चितपुर के विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कैबिनेट में मुस्लिम और ईसाई समुदाय से भी मंत्री बनाए गए हैं, जबकि लिंगायत से 6 और वोक्का-लिगा समुदाय से 4 नए मंत्री बनाए गए हैं। खास बात यह रही कि चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक दिन के नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इस कॉन्क्लेव में देश के बड़े उद्योगपति और नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। कॉन्क्लेव की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शायद आपने भी कभी सोचा न था कि 2013-14 से पहले जो लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला देश में था, वो 9 वर्षों के बाद फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। कॉन्क्लेव की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण रखी गई। कॉन्क्लेव में 3 थीमेटिक सेशन आयोजित हुए। पहली थीम में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। इसकी थीम इंडिया सर्जिंग अहेड रखी गई। दूसरी थीम जन जन का विश्वास थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स ने राय रखी। तीसरा और आखिरी सत्र युवाओं से जुड़ा था, जिसकी थीम युवा शक्ति थी। इस बीच अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनता का प्यार मिलने से और ज्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों के मामले पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए चंद्रशेखर राव ने केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही इस बात का आरोप भी लगाया कि आज के हालात आपातकाल के दिनों से भी बदतर हैं। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले, अब कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। वहीं केजरीवाल ने भी एक बार फिर केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को, फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है? फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। केजरीवाल को समर्थन देने के साथ ही के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से इस अध्यादेश को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। अमेरिका ने जिस तरह नेटो की मदद से रूस को यूक्रेन में युद्ध में जवाब दिया, अब उसी अंदाज में यूरोपियन सैन्य संगठन के जरिए चीन पर लगाम लगाने की तैयारी है, जिसके लिए जापान में नेटो देश एक दफ्तर खोलने जा रहे हैं, जो चीन और रूस की धमकियों से जूझ रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने विस्तारवादी चीन पर नकेल कसने के लिए नेटो प्लस बनाया है। अमेरिका चाहता है कि भारत भी नेटो प्लस देशों का हिस्सा बने। चीन पर बनी अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति ने सिफारिश की है कि भारत को भी नेटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए। अमेरिकी कांग्रेस की ओर से यह प्रस्ताव ऐसे समय पर दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। नेटो प्लस में अभी 5 सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं। भारत अगर इस शक्तिशाली सैन्य संगठन का हिस्सा बनता है तो वो आसानी से दुनिया के इन 5 देशों के साथ खुफिया सूचनाओं को भी साझा कर सकेगा। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है, लेकिन इस बार उनका यह बयान भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी लेकर था।
जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को ही नहीं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हनुमंत कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराते हुए बाबा बागेश्वर ने सीधा ऐलान किया कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि कुछ सालों में पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। गुरुजी ने एक बार जो यज्ञ करियो वह तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओ की वाली भूमि आनी है और फिर 2-4 साल बाद फिर हम और सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के से बड़ी ठोको गुरुजी सो पाकिस्तान ही आ जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए न सिर्फ उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, बल्कि यह भी कहा कि वहां जय श्री राम का जयकारा लगेगा और आने वाले कुछ सालों में यह हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब पाकिस्तान के लोगों को राम की जरूरत है। वो तो बेचारों का करे समलत है नहीं ऊपे तो का करे, उन लोगों को राम की जरूरत है और हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है, भारत के संतों की जरूरत है। तो सब कहो जय सिया राम। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में शामिल हुए लोगों ने भी हिंदू राष्ट्र की बात का समर्थन किया। प्रश्न कुछ नहीं, बस भारत हिंदू राष्ट्र हो। जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात के 4 शहरों में 7 जून तक कार्यक्रम होने हैं। बागेश्वर धाम सरकार की। जिसके बाद सूरत के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में भी दिव्य दरबार लगाएंगे। गुजरात आने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी दिव्य दरबार लगा था, जिसमें उनके दर्शन करने बांग्लादेश से एक महिला उनके दरबार में पहुंची थी, जहां उसने इस बात का दावा किया था कि उसे राम के नाम में सुकून मिलता है। मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। राम नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। इस दौरान बांग्लादेशी महिला ने सनातन धर्म को अपनाने और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना भाई बनाने की इच्छा भी जताई। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊं। बातचीत में महिला ने साफ किया कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है और वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाना चाहती है। से भी नहीं आई हूँ, किसी का दबाव में भी नहीं आई हूँ। कर्नाटक चुनाव में जिस बजरंग दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली से जोड़ा था, अब उसी बजरंग दल पर कांग्रेस ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। टारगेट पर अब बजरंग दल के साथ साथ आरएसएस भी है। और चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो वादा किया था, उस वादे को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठन को बैन करेगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर बीजेपी को ये फैसला मंजूर नहीं है तो वो पाकिस्तान जा सकती है। एनी ऑर्गेनाइजेशन either religious, political or social who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them. वहीं प्रियांक के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने खुली चेतावनी दी है कि अगर दम है तो आरएसएस पर बैन लगाकर दिखाओ। I am challenging them to ban it first. Try to ban it. And they very well know that they don't have powers. State government doesn't have powers. It's only the government of India has got that powers. कर्नाटक बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर आरएसएस को बैन किया तो कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन ने कुछ नए ड्रोन तैयार किए हैं। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने नए ड्रोन तैनात किए हैं। इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेनी सेना रूस के कैंपों पर निगरानी रखने की कोशिश करेगी। अमेरिका में दिवाली की छुट्टी करवाने के लिए एक अमेरिकी सांसद ने वहां की कांग्रेस में एक बिल पेश किया है। ग्रेस मेंग नाम की सांसद ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में आंधी तूफान का दौर जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बवंडर देखा जा सकता है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने बाढ़ और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक बार फिर से ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई। अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई ड्रग्स की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है।
केदारनाथ दर्शन को आए यूपी के वृंदावन के युवक सचिन को खतरों से खेलना भारी पड़ गया। एडवेंचर के शौक में सचिन केदारनाथ मंदिर से भी 4 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया। सचिन पहाड़ चढ़ता गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। और सचिन सुमेरु पर्वत पर चढ़ तो गया, लेकिन वहां से लौटकर वापस नहीं आ सका, क्योंकि वहां 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा थी, जिसमें सचिन फंसकर रह गया। सचिन ने बर्फ से खुद को निकालने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जब वो बर्फ से निकल नहीं पाया तो उसने थक हारकर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें सुमेरु पर्वत पहुंची और बर्फ में फंसे सचिन गुप्ता का रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू दल के लोग कड़ी मशक्कत के बाद सचिन गुप्ता को बर्फ से निकालकर बाहर लाए और उसे केदारनाथ धाम स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दरअसल केदारनाथ में लगातार मौसम बिगड़ रहा है। सुमेरु पर्वत में इन दिनों इतनी ज्यादा बर्फ जमी है कि एक सामान्य कदकाठी का इंसान आसानी से बर्फ में ढक सकता है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ रही है। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, हर जगह जाम लगा पड़ा है और यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि 1.5 किलोमीटर तक जाने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग रहा है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ भीड़ की वजह से पांव रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है जिससे केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु और केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालु लौट रहे हैं और इसी वजह से यहाँ इतनी भीड़ हो रही है कि भक्त लड़ने को तैयार हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ लोग मौके का फायदा उठाने से भी बाज नहीं आ रहे। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर का जो टिकट पहले 6,000 रुपए का था, उसका रेट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। नौतपा का आज तीसरा दिन रहा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। दिल्ली नोएडा में आज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और जो तस्वीरें सामने आई उसमें गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होती दिखाई दी। यहाँ इतनी तेज आंधी चल रही थी कि घरों में लगे टिन शेड और दूसरे सामान को अपने साथ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। सुबह 8 बजे तक दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। आंधी बारिश की वजह से आसमान काले दिखे और चारों तरफ धुंध छाई रही। कई जगह बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए, जिसकी वजह से यातायात बाधित रहा। लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। वहीं ज्यादातर लोग समय से दफ्तर और काम पर नहीं जा सके। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बल्कि यूपी और हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों में बादल जमकर बरसे। मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से अलग अलग शहरों से दिल्ली आ रही 6 फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट कर दी गई। वहीं कुछ घंटों की बारिश के बाद हरियाणा का रोहतक जिला तो बाढ़ में डूबा नजर आया और जल निकासी के लिए करोड़ों रुपए किए गए खर्च भी पानी में बहते दिखे। आंधी बारिश की वजह से लखनऊ में आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ मलिहाबाद के प्रसिद्ध दशहरी आम पेड़ से टूटकर जमीन में बिखर गए। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एनसीआर के लोगों के लिए बारिश बड़ी राहत लेकर आई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि एनसीआर में 30 मई तक लू से राहत मिलेगी, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार हैं। हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली इलाके में केन नदी पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब लोग अस्थियां विसर्जित करने के लिए नदी पर पहुंचे। परिवार के लोग नाव में सवार होकर बीच नदी में पहुंचे ही थे कि तभी नाव का बैलेंस बिगड़ने लगा और देखते ही देखते नाव नदी में पलट गई। इस दौरान नदी के आसपास मौजूद कोई शख्स घटना का वीडियो भी बना रहा था और जो वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नाव की नदी में पलटते ही नाव में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई और नाव में सवार 8 लोग पानी में डूबने लगे। गनीमत रही कि नाव में जितने लोग सवार थे उनमें से ज्यादातर लोगों को तैरना आता था और वो तैरकर नदी से सुरक्षित बाहर निकल आए, और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। इस तरह से एक हादसा होने से बाल बाल बच गया। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जा सकता है। इस मांग को वहां समर्थन मिल रहा है। बताया गया एक दिन पहले अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया जिसे अमेरिकी महिला सांसद ग्रेस मेंग ने प्रतिनिधि सभा को पेश किया। इस बिल में दिवाली को फेडरल हॉलिडे घोषित करने की मांग की गई। दिवाली डे के इस बिल को कांग्रेस से मंजूरी मिलने के बाद इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को दस्तखत करना होगा और ऐसा होने पर अमेरिका में दिवाली के मौके पर सरकारी छुट्टी घोषित हो जाएगी, जिसके बाद दिवाली के मौके पर होने वाली छुट्टी अमेरिका में 12वां राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो जाएगा। अगर इस बिल को मंजूरी मिल गई तो ये पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वहां रहने वाले भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। स्पेन में इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजधानी मैड्रिड में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और एयरपोर्ट पर भी पानी भर चुका है।
मैड्रिड एयरपोर्ट पर पानी भरने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश और ओलाबारी ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते रनवे पर पानी भर गया। जब तक ओलावृष्टि हुई तब तक एयरपोर्ट पर खड़े विमानों पर भी नुकसान का खतरा मंडराता रहा। वहीं अब स्पेन के मुर्सिया शहर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के हालात भी इतने बिगड़ गए कि एक शख्स की गाड़ी ही बाढ़ के पानी में बह गई। सड़क पार करने की कोशिश में कार के ड्राइवर ने हालात को हल्के में आंक लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी बाढ़ के पानी में फंस गई और ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद बाहर नहीं निकल सकी। अब से कुछ दिनों पहले तक स्पेन सूखे की मार झेल रहा था। रिपोर्ट्स थी कि स्पेन में 62 साल के सूखे का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, लेकिन इन सब के परे अब बारिश आते ही यहाँ बाढ़ के हालात बन गए हैं। एनआईए ने आतंकी यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। एनआईए ने हाईकोर्ट से यासीन को फांसी देने की मांग की है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केसीआर से समर्थन मांगा। कोटा में एक डाक पार्सल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। युवक वैन के पीछे खड़े होकर सामान पैक कर रहा था जब अचानक गाड़ी पीछे फिसल गई। दीवार और गाड़ी के बीच में दबने से युवक की उसी समय मौत हो गई। ये घटना फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली में आंधी और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पुष्प विहार में बारिश के बाद पेड़ गिरने से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईसिस के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। खुलासा यह है कि साल 2025 तक पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी और आईसिस ने भारत में इतना बड़ा नेटवर्क बनाते हुए साल 2050 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का टारगेट रखा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने जिस अधिवक्ता ए उस्मानी के घर पर छापेमारी की है, उसके बेटे ने आईएसआईएस की कमान संभाल रखी है और साल 2050 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का टारगेट रखा गया है। ओमती थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर छापामार कार्रवाई की। गोहलपुर, आधार तार और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। अब्दुल रज्जाक हिस्ट्री शीटर, उनके घर पर कार्रवाई की गई। उसके साथ एडवोकेट ए उस्मानी के यहाँ कार्रवाई की गई। एडवोकेट ए उस्मानी के घर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई जरूरी दस्तावेज और कागजात भी जब्त किए हैं और जो कागजात मिले हैं उससे पाकिस्तानी संगठन आईएसआईएस की मौजूदगी का पता चलता है। एडवोकेट ए उस्मानी और मकसूद कबाड़ी के बाद एनआईए की टीम ने एडवोकेट नईम खान के घर पर भी छापा मारा। एनआईए की टीम सिविल लाइन स्थित सुप्रीम प्लाजा अपार्टमेंट पहुंची और आईसिस से जुड़े सबूत जुटाए और एडवोकेट नईम खान के अपार्टमेंट पर एनआईए की टीम घंटों तक दस्तावेज खंगालती रही। इस दौरान पूरे इलाके को भी छावनी में बदल दिया गया। नईम खान एडवोकेट जो हैं, उन पर भी एनआईए की टीम ने शिकंजा कसा है और उनके 503 इसी अपार्टमेंट में जो घर है वहां पर एनआईए की टीम ने लगातार करीब घंटों तक कार्रवाई की है। और दरअसल नईम खान वही एडवोकेट है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम का केस लड़ा था और सिमी के आतंकियों की कोर्ट में पैरवी की थी। अबू सलीम जो मुंबई बम धमाके का मुख्य आरोपी था, उसकी पैरवी नईम खान ने की थी और वही एडवोकेट है। इनके घर पर घंटों तक जो है तमाम दस्तावेज खंगाले गए। एनआईए की टीम अब इनके सहयोगियों का पता लगाने में जुटी है। ग्राहकों के निजता का हनन रोकने और दुकानदारों की मनमर्जी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। असल में ग्राहकों ने कई दुकानदारों के बारे में उपभोक्ता मंत्रालय से शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि मोबाइल नंबर ना देने पर दुकानदार बिल बनाने से भी मना कर देते हैं। ऐसे में मंत्रालय ने मॉल या दुकान में ग्राहकों का जबरन मोबाइल नंबर मांगने पर रोक लगा दी। अब कोई भी दुकानदार या मॉल कर्मचारी ग्राहकों पर पर्सनल मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव नहीं बना पाएगा। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी वजह से सरकार ने इसे रोकने के लिए सीआईआई और फिक्की के साथ एडवाइजरी उन्हें जारी करते हुए ये कदम आगे बढ़ाया है। Zee News.